हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली में। और मैं मोहम्मद दानिश एक बार फिर से हाज़िर हूँ अब तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2021 पेपर फर्स्ट, मतलब सीटेट में जो पेपर फर्स्ट हुआ था आपका 1 से 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, उसमें ये CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे, उनको लेके मैं हाज़िर हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि कंटेंट ठीक है तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन है। देखिए एक्चुअली इसमें जो है स्टीरियोटाइप की बात की गई है। अगर आप समझेंगे कि अरे रोना तो सिर्फ लड़कियों का काम है, गाड़ियाँ चलाना तो सिर्फ लड़कों का काम है, ठीक है, गालियाँ देना तो सिर्फ लड़कों का काम है, मतलब एक एक इंसान के अंदर वो बन जाता है ना, बिना किसी चीज़ को जाने उसके बारे में जो इमेजिनेशन कर लेते हैं हम लोग, उसके बारे में सोच लेते हैं, डैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ये पहला ही ऑप्शन इसमें एकदम बिल्कुल ठीक है कि ये जो है, अरे भाई क्यों, लड़का नहीं रो सकता क्या, उसको मतलब वो उसके अंदर आंसू नहीं है या उसके अंदर इमोशंस नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो बोला जाता है वो लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए एक बात बताऊं, जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है, मतलब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है कि ज्ञान की संरचना में, ठीक है ना, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। मतलब प्रचुर मात्रा में जो ज्ञान अर्जित करने की, ज्ञान की जो संरचना है, मतलब एक होता ना कि हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, ना कि अध्यापक को अटल। यार सिर्फ पाठ्यक्रम का पालन कर देने से नहीं हो जाएगा। विद्यार्थियों में नहीं, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा ठीक है, बट जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है कि उनकी पहले ज्ञान की संरचना। ठीक है, अगला ऑप्शन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। बात को समझिएगा, कोई एक्टिविटी है, बच्चे उसमें संघर्ष कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं या बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो एक अध्यापिका है वो बच्चों को संकेत मतलब इशारे देती हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, अग तो अध्यापिका जो ये उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही है ना इशारों में, तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की जो है ये क्या है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगा, मतलब ये डिमोटिवेट करेगा, डिमोटिवेट टू द चिल्ड्रेन टू लर्न। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब हिंदी का कोई शब्द आपको कठिन लगे तो ट्राई टू रीड इन इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, डिमोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न, मतलब ये बच्चों को डिमोटिवेट करेगा सीखने में। ठीक है, अधिगम के लिए, दूसरा अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम एक्ट एज ए स्कैप फोल्डिंग फॉर लर्निंग। देखिए यहाँ पे जो स्कैप फोल्डिंग है यही सही ऑप्शन है। होता है ना कि जब कोई किसी काम को, जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा हो, चलाना सीख रहा हो, सॉरी चला नहीं रहा हो, चलाना सीख रहा हो, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप देखिएगा पीछे से, चलो चलो बेटा हम हैं, हम तुमको साइकिल चलाना सिखाएंगे, तुम गिरोगे नहीं, बस हम तुमको पीछे से हाथ लगाएंगे, तुम साइकिल चलाते रहना। फिर इंसान हाथ हटा लेता है और वो बच्चे को पता भी नहीं है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, कर रहा है अपना काम, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। मतलब एक हेल्प दे देना जिससे कि वो सीख सके, उस काम को कर सके, तो स्कैफोल्डिंग होगा, पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो सोशलाइजेशन होता है ना बच्चों में, ठीक है, उसके लिए मतलब उनके संबंध में कौन सा कथन इसमें से सही है उसके बारे में आपको बताना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार देखिए जो प्राइमरी या सेकेंडरी एजेंसीज होती हैं जो सोशलाइजेशन में हेल्प करती है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो द्वितीय कारक है ना वो आपका स्कूल है। और अगर प्राइमरी की बात करेंगे तो उनका जो नेबरहुड टाइप का होता है या उसका उनका जो फैमिली है वो उसमें आ जाता है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। यहाँ पे देखिए ये विद्यालय प्राथमिक कारक होता ही नहीं है।
समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का यार परिवार कब से द्वितीयक कारक होने लगा? ये लाइन जो है ना ये गलत कर दे रही है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के नहीं भाई, परिवार हमेशा प्राथमिक कारक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि किसका है? थॉर्नडाइक की बहू, ठीक है। बहुबुद्धि केवल वास्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। केवल जहाँ पे लग जाए, देखिए एक बात का ध्यान दीजिएगा हमेशा, सीटेट में जिस ऑप्शन में केवल लग गया वो केवल ही हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशन की जा रही है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता अरे ऐसा कैसे यार? एक आयाम में बुद्धिमत्ता बाकी सारे आयाम में निर्धारित करेगी? बिल्कुल नहीं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बिल्कुल सही है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ऐसा थोड़ी है। इंटेलिजेंस में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं भाई। कोई बहुत शातिर हो जाता है, कोई थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को करता है, तो डिफरेंसेस तो हैं, इसलिए इसको नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन वुड बी राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। बात को समझिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग और आपके जो हैं जीन पियाजे ने भी 4 सिद्धांत बताए हैं, मॉरल जो डेवलपमेंट है आपका, ठीक है। तो इसमें बोला गया लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का के अनुसार जो है किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। मतलब बात समझ रहे, क्योंकि दूसरे लोग इसे अप्रूव करते हैं। नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास के कौन से चरण को दर्शाता है? ये प्रथागत, ये कन्वेंशनल चीज़ है, ठीक है। प्रथागत जिसको एक प्रथा चली जाती है ना कि हाँ इस काम को करेंगे तो लोग सही कहेंगे, तो वो एक प्रथा टाइप का। दैट इज वाई हियर वी आर कॉलिंग इट कन्वेंशनल, मतलब प्रथागत। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेवाइगोस्की के का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। देखिए जब सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात की कर देना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात कर दी जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण होगा लेवाइगोस्की के सिद्धांत में। इसको आंख बंद करके मार के चले आना भाई। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के, मतलब जो इनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है ना इन्होंने, संवेदी गामक है, उसके बाद क्या है प्री ऑपरेशनल जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, उसके बाद ऑपरेशनल बोलते हो, फिर फॉर्मल बोलते हो। 4 अवस्थाएं बताई ना, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो उसमें जो है इन्होंने ये कहा है कि जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। संज्ञानात्मक संरचना जो उनकी है ना, वो स्कीमा मनोबंध, CDP में स्टार्ट करने वाला हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर अभी करा रहा हूँ, तो स्कीमा और मनोबंध आपको मैं समझाऊंगा कि ये एक चेन फॉर्म में होती है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती है। स्कीमा और मनोबंध होता क्या है, तो ये जो संज्ञानात्मक संरचनाओं को जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे स्कीमा मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? देखिए एक तो 0 से 2 जिसको आप सेंसरी मोटर स्टेज आप बोलते हो, संवेदी कामक अवस्था बोलते हो, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक है, फिर मूर्त संक्रियात्मक है, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पे जो है 2 से 7 वाली जो अवस्था उसकी बात की जा रही है, याद रखिएगा, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक की बात की जा रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है। अमूर्त सोच का विकास नहीं भैया, अमूर्त सोच का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में काहे को हो जाएगा? विचार सोच में केंद्रीकरण, चलिए देखते हैं। परिकल्पित निगम, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग नहीं भैया। 4 संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये 2 को विचार और सोच में केंद्रीकरण आता है भाई, विचार और सोच में केंद्रीकरण आता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका, विचार और सोच में ये सेंट्रेशन जिसको बोलते हो, सेंट्रेशन ऑफ थॉट जो है वो इसमें होता है। अमूर्त सोच की अगर आप बात करेंगे तो ये 4th स्टेज जो होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, ये उसमें होता है, ठीक है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग नहीं, इसमें नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पे जो कंजर्व करना है ना, क्रमबद्ध करने की क्षमता जो वगैरह नहीं, इतना ठीक से नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है सेंट्रलाइजेशन पहले होता है सोच में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 वुड बी राइट। अब देखिए विकास के संदर्भ में आपने अगर वृद्धि और विकास पढ़ा होगा तो वृद्धि और विकास में आपको अंतर पता होगा, नहीं भी पता होगा तो चलिए मैं आगे कराऊंगा तो बता दूंगा।
कि विकास जो है वो मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, लेकिन वृद्धि जो है ऐसा कुछ नहीं है। वृद्धि जो है विकास का पार्ट है, और विकास जो है बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक एक व्यापक शब्द है, एक बड़ा शब्द है, और वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत ही आ जाती है, ठीक है ना। तो आपने अगर उसको पढ़ा होगा, चलिए उसको हम देखते हैं। यहाँ पे विकास की दर सभी संस्कृतियों में, मतलब डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चरल्स, नहीं ऐसा नहीं है, एक जैसा नहीं होता। विकास केवल, देखिए अभी मैं बताया था जिसमें केवल उसको एकदम हटा देना, अगर सही पूछा है तो उसको हटा देना कि विकास केवल बाल्यावस्था, इसको भी हटा दो, मतलब 2 और 3 तो एकदम हटा दो, एकदम इसको काट दो, ख़त्म कर दो। 1 और 4 में विकास बिल्कुल सही है। विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। विकास जो है वो बहुआयामी होता है, एक बात का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 11 है, जन्म से किशोरा अवस्था तक बच्चों में विकास का क्रम होता है। सिंपल सी बात है, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है आपने पढ़ी होगी तो अगर याद होगा तो पहले संवेदी गामक है, उसके बाद अब देखिए अमूर्त तो नहीं दिया, अमूर्त दिया तो मूर्त के बाद अमूर्त आएगा कभी भी, पहले अमूर्त नहीं आता है। बात समझ में आ रही है ना, पहले कॉन्क्रीट थिंकिंग आती है फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। ये क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 वुड बी राइट ऑप्शन, ठीक है, कीप इन योर माइंड। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार दें, मतलब अगर एक अच्छी क्लास है, एक प्रोग्रेसिव क्लास है, तो उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको हम किस तरह से देखते हैं। ऑप्शन है आपके, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, नहीं भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे आप कह सकते हो कि ये जो बाधा होती है, हिंड्रेंस होता है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है, एकदम नहीं चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। अध्यापक के पक्ष पर असफलता कहाँ से यार, असफलता कहाँ से, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, नहीं, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है कि ये अध्ययन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बात करेंगे ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो ये अध्ययन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। अब प्लानिंग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए सारी कक्षा एक जैसी तो है नहीं, ठीक है। अब जब आप इसको देखेंगे, प्लान करेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मतलब कुछ होता है ना जिसको बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड, कुछ होता है कि मॉडरेट होते हैं, कुछ होता है बिलो द एवरेज होते हैं। तो आप उनके हिसाब से ना इस तरह से समायोजित करके मतलब क्लास को लेके चलोगे, लेसन प्लान्स बनाओगे, टीचिंग प्लान्स बनाओगे कि क्लास जो है एकदम मेंटेन होके चलेगी आपको। तो यहाँ पे इसको जो है आप बाधा, असफलता और योग्यता समूह बनाने के लिए नहीं करेंगे भाई। योग्यता समूह का मतलब क्या, अच्छों को अलग कर देंगे और बुरों को अलग कर देंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, अध्ययन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए जो ये महत्वपूर्ण होता है, दिस ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, समावेशी कक्षा में जो है सबको साथ लेके चलना। अब ये नहीं कि मतलब किसी बच्चे को पैर में कुछ प्रॉब्लम है, वो मतलब डिफरेंटली एबल्ड है, तो भैया तुम स्पेशल स्कूल में जाओ, ऐसा नहीं होता है, सबको साथ में लेके चलना होता है। अब देखिए होता क्या है, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अभिवेदी समरूपी निर्देशकों, उसके बाद है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों की अलगाव, क्या बात कर दी भाई, अलगाव क्यों करोगे अब बच्चों में। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए डेफिनेटली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो ऑप्शन बच्चे के हिसाब से सबसे सही है वही ऑप्शन सबसे सही होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। मंदित छात्र, विकलांग छात्र नहीं बोल सकते आप इस तरह से, अशक्त नहीं बोल, देखिए जिसे शारीरिक दिव्यांगता, फिजिकल डिजेबिलिटी जो है, ये अप्रोप्रिएट टर्म है एक फिजिकली डिजेबल पर्सन के लिए, ठीक है ना, एक विकलांग व्यक्ति के लिए। देखिए मैं भी विकलांग बोल रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। विकलांगता एक सही वो नहीं है, वो पता है, वो एक इंसान को दूसरे से अलग करती है, विकलांगता जो होती है एक इंसान को, इसलिए मतलब ऐसे वर्ड का यूज़ करना जिससे कि मतलब उनकी जो कमी है वो छुप जाए, वो अपने आप को दूसरों से अलग ना समझें। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग फिजिकल डिजेबिलिटी का यूज़ करते हैं, PWD, ठीक है ना, आपने सुना होगा, याद रखिएगा। तो इसका जो 14 का जो ऑप्शन होगा, 14 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, ओके, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पे नहीं पूछा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट, ठीक है, जिन बच्चों को लर्निंग अधिगम में कठिनाई हो रही है तो इसमें एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल चलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का यूज़ करेंगे। जैसे राइम्स वगैरह पढ़ाने के लिए हम करते हैं ना, पार्ट्स ऑफ बॉडी कराने के लिए हम कर सकते हैं ना, अलग अलग चीज़ों को बताने के लिए हम अगर श्रव्य दृश्य सामग्रियों का यूज़ करेंगे, मतलब जैसे टेलीविज़न है, ठीक है, सिनेमा हॉल्स वगैरह में लेके चलेंगे तो इसको श्रव्य दृश्य सामग्री में रखते हैं, तो ये इससे जो है लर्निंग इन्हांस होगी, ना कि घटेगी। तो ठीक है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का आप यूज़ कर रहे हो, अच्छी बात है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ठीक है, ये भी सही है कि अगर कोई बच्चा एकदम बिलो द एवरेज, उसको समझ में नहीं आ रहा तो चलो उसके हिसाब से हम करके उसको थोड़ा सा रेमेडियल टीचिंग टाइप का देके उसको क्लास के लेवल तक ला सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट फोर्थ नंबर अगर है, देखिए यहाँ पे शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल, भैया एक तो लर्निंग में कठिनाई है, उस पर जटिल यूज़ करोगे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मतलब इसी को यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है ना क्या नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सर्जनात्मकता मतलब जो क्रिएटिविटी है की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए कहीं भी अगर सृजनात्मकता की बात की जाती है, क्रिएटिविटी की बात की जाती है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा, अब सारे चिंतन हो जाए होता है, जिसका बोलते हो अब डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है क्या? डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ थॉट प्रोसेस और मेथड यूज टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। अर्थात अब इसका मतलब क्या होता है कि डाइवर्जेंट जो अपसारी चिंतन होता है वो एक तरह की प्रक्रिया है, मेथड है जो यूज़ की जाती है क्या करने के लिए? डिफरेंट आइडियाज़, मतलब विभिन्न प्रकार के विचारों की को संपादित मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए, अलग अलग सॉल्यूशंस मतलब उससे प्राप्त करने के लिए। मतलब जब कोई डिफ़िकल्टी है, कहीं पे कोई समस्या होती है ना, तो सडनली जब हम क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल के किसी काम को कर लेते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, जिसको आप बोलते हो अब सारे चिंतन। फॉर एग्जाम्पल एक रिंच है, एक बोल्ट है, उस बोल्ट रिंच जो है 11 नंबर है, बोल्ट जो है 10 नंबर का है, नट बोल्ट जो होता है ना, आपने देखा होगा। अब उसमें पेचकस डाल के उस रिंच में, ठीक है, उसको 11 नंबर के साइज का बना लेना। बात को समझिएगा, रिंच जो है जिससे आप नट को खोलते हो वो 11 नंबर का है और बोल्ट या जो नट है वो 10 नंबर का है। कैसे खुलेगा? वो बड़ा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, खुलेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, रिंच के बीच में अगर आपने कुछ ना पेचकस वगैरह डाल के, पतली चीज़ डाल के जब उसको वो करेंगे तो रिंच जो होगा वो हल्का सा मोटा हो जाएगा, तो आपका जो बोल्ट है वो खुल सकता है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। फॉक है, फॉक जिसको आप कांटा चम्मच बोलते हो, उसका उपयोग हम मतलब अलग अलग प्रकार से किस तरह से कर सकते हैं, ये आइडिया। आपने कोई फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद उसमें हम कौन सा कैप्शन लगाए, मतलब कैप्शन बोलते हैं ना कि पहाड़ पे खड़े होकर सेल्फी लेते हुए, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। दिस इज कॉल्ड कि एक सिचुएशन में आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ लेते हो, ठीक है। लटकते हुए सेल्फी लिया, भूल भुलैया घूमने गया तो सेल्फी लिया, ठीक है। फलां ब्रांड का बिस्किट खाया, मतलब इंडिया का सबसे महंगा ब्रांड है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, उसका बिस्किट खाया, उसके लिए क्या कैप्शन लगाएं। तो तुरंत जो थिंकिंग आती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का, मतलब अब फोटो पे कौन सा कैप्शन देना है, एक तरह का प्रॉब्लम है कि मतलब क्या यहाँ पे करें हम, कौन सी, तो झट से जो आइडिया आता है आप उस पर कैप्शन लगाए, तो डैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अब जिसको आप बोलते हो अब सारे चिंतन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु, मतलब इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। अलग अलग जो है बैकग्राउंड से जब एक लर्नर आता है, अधिगम करता आता है, तो एक अध्यापक को मतलब क्या करना चाहिए? विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये कौन सी बात हुई? विविध विन्यासों से उदाहरण देना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत, मतलब एक स्टैंडर्डाइज असेसमेंट जो है उसका यूज़ करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। क्या बात कर रहे हैं सर, नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत आप करना चाह रहे हैं, निगेटिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? सभी के लिए नहीं, विविध विन्यासों से उदाहरण, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स स्टिंग्स। यहाँ पे जो है ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स जो है ये सही ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, किस तरह से? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पे जोर देकर, चलिए ठीक है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया को, मतलब एक फिक्स प्रॉब्लम नहीं यार, अगर प्रॉब्लम है
तो फिक्सी सॉल्यूशन, अलग अलग तरीक़ों का भी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो ठीक नहीं है। समरूपों से अब इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज, नहीं, विद्यार्थियों में डर की भावना, एक्चुअली क्या है कि सही बात है, समरूपों का इस्तेमाल करके, इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज मतलब उसके समरूप है, होता है ना कि बोलते हैं इसके समरूप। तो अगर कोई चीज़ है, किसी समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, अगर पहले हम उस तरह की चीज़ों कर रखें तो उसके समरूप है ना, जिसको आप सादृश्य बोलते हो। तो उस तरह की प्रॉब्लम है, अरे यार हमने उस कंडीशन में ये किया था तो अभी हमको ये करना है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो वही सही होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी राइट आंसर। चलिए, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? मतलब लर्निंग में जो मोटिवेशन होता है, कि मतलब कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको सीखने के लिए प्रेरित करती है, अभिप्रेरित करती है, उसी को हम मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे को दंड देकर, भैया कहाँ बोला गया कि दंड दोगे तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा? नहीं, दंड वंड मत देना। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। आगे देखते हैं, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, नहीं, यंत्रवत याद कर, देखो याद करने के लिए तो मना किया जाता है भैया, रटने याद करने नहीं, सीखने की बात हम कर रहे हैं, रटने वटने की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें जो है 19 में, यहाँ पे देखिए, प्रवीणता अभिमुखी, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, सबसे सही ऑप्शन ये कि प्रवीणता अभिमुखी, जो लक्ष्यों पर जोर देकर, कि अगर आप किसी चीज़ को इस तरह से सीखेंगे तो आप उसमें प्रवीण हो जाएंगे, आप उसमें निपुण हो जाएंगे, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, उस पर अगर आप फोकस करेंगे, सबसे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही होगा। शर्मिंदगी, फिल इन द ब्लैंक्स, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। संज्ञान है तभी तो शर्मिंदगी है, अब वो संज्ञान ही नहीं उसका होगा, वो पगला दीवाना होगा तो शर्मिंदा कहाँ से होगा, तो नंगा घूमेगा ना फिर, तो ऐसा नहीं है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, चलिए अच्छा लगा। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए, नहीं, अब उसको शर्मिंदा करोगे तो अधिगम करेगा नहीं। अरे भाई, क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, बच्चा शर्मिंदगी महसूस करता है तो कई दिन क्लास नहीं आता, ऐसा नहीं, इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये पढ़ने पे जोर नहीं देता, बिल्कुल नहीं। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं में बारंबार पैदा करना चाहिए, क्या आप मजाक कर रहे हैं सर। ऑप्शन नंबर 2 का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये सही ऑप्शन होगा। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। देखते हैं, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, जस की तस याद कर लेना, मतलब समझना नहीं, कहाँ से हो सकता है भाई? याद करने पे हम जोर नहीं देते, वी आर ट्राइंग टू लर्न, सीखना है हमको, चीज़ों को याद करना, रटना नहीं है, एनसीएफ मना करता है, ठीक है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन कर लेना, अरे ऐसा कैसे, कोई कोई विश्लेषण वगैरह करना नहीं, बस अवलोकन कर लेना, नहीं। अनुकरण, नकल और दोहराना, नहीं। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में, अगर कोई कार्यकलाप एक अध्यापिका देती है, टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन गिवन टास्क, बिकॉज, मतलब देखिए, अगर टीचर ने कोई काम दिया है और बच्चे उसमें गलती करते हैं तो उसका एनालिसिस होना चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए, उसका कारण क्या है, इसके आधार पर वो दंड की मात्रा, अरे भैया फिर दंड आ गया, दंड नहीं देना है बच्चों को। त्रुटियों की संबंध की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, इससे सही ऑप्शन होगा ही नहीं, यही बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, कि ये अर्थपूर्ण है। जब आप समझेंगे गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं, बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो आप अपनी टीचिंग लर्निंग की जो एक्टिविटी है, द वे ऑफ टीचिंग है, जो मेथड ऑफ टीचिंग हो सकता है, शायद उसमें कुछ बदलाव करें जिससे बच्चा वो गलती करना छोड़ दे। बात समझ आ रही? तो इसको अर्थपूर्ण तरीके से लीजिए, ठीक है ना, दंड वंड मत दीजिए। 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभी, जब आंतरिक रूप से अभी प्रेरित होगा, मोटिवेटेड होगा, तो उसको सीखने में कठिनाई कहाँ से होगी? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वह अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तो अच्छी बात है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, देखिए एक्चुअली इसमें है क्या, इसमें जो फर्स्ट है, जब सूचनाएं अलग अलग, विषय वस्तु का बहुरूप, मतलब कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीक़ों से आप कंटेंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से वो सीख जाएगा, तो ये तो हेल्प करेगा ना। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में अगर प्रस्तुत होगी तो उससे उसको सीखने में दिक्कत होगी। ऑप्शन नंबर 1। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की देखिए, उच्च उत्तेजना भी नहीं होनी चाहिए, निम्न उत्तेजना भी नहीं, कोई उत्तेजना नहीं होगा तो बेकार है, पगला है वो। ऑप्शन नंबर 3, संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई भय नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर 2, थर्ड, कि बच्चे जो है ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के उलट पलट के देता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ मैं करा रहा हूँ आपको, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आई थिंक कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और दूसरे लोगों को शेयर भी करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत मदद मिले, ठीक है। 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए कौन सी जो है धारणा, अब देखिए, अधिगम एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, अच्छा है कि जो एबिलिटी उसमें सुधार किया जा सकता है, सही बात है, सोच के देखिएगा। योग्यता अटल, एबिलिटी इज फिक्स, अरे अभी ऊपर बोल रहे हैं कि सुधार किया जा सकता है, तो फिक्स कैसे हो सकती है? गलत है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा थोड़ी है। असफलता अनियंत्रित है, मतलब फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, अरे ऐसा कैसे कि फेलियर, अगर ऐसा होता तो थॉमस एल्वा एडिशन बल्ब थोड़ी बना पाते, फेल ही होते पूरी जिंदगी पर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ बढ़ोतरी करने में सहायक है? इंग्लिश वाले, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फेसाइज ऑन। हम कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों में उसको इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन सा वाला मदद करे? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं कराना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण। देखिए, इंक्वायरी और डायलॉग जब आप कराएंगे, बात को समझिएगा, इंक्वायरी और डायलॉग की बात यहाँ पे ये है कि पूछताछ और संवाद, एक दूसरे से बातचीत का जब मौका देंगे ना, तो उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल, देखिए आप रट्टा मार के कोई चीज़ जाओ, ठीक है, रट्टा मार के कोई चीज़ आप चले जाओ कि दांडी यात्रा 1930 में हुई, दांडी यात्रा 1930 में हुई, दांडी यात्रा भूल गए, उसको इस तरह से मतलब एक दूसरे से डिस्कस करिए, हाँ ये चीज़ें हुई थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करिए। तो ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आपके जो कॉन्शियस माइंड है ना उसमें चला जाएगा, रट्टा जो है भूल जाएगा। खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ, चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ, किस युद्ध में बाबर लड़ा, किस युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ा, मतलब आप डिस्टर्ब हो जाओगे जब तक कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या सही कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आप इसको सही तरीके से सीखते नहीं हो। मैं रटने की बात तो करूँगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चीज़ों को याद रखिएगा। ये जो है अन्वेषण और संवाद से होगा, सिर्फ प्रतिस्पर्धा में यार नहीं सीख पाएगा बच्चा। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात करती है, याद रखिएगा कि जो सायना है वो स्वयं से बात करती है। जिस कार्य पर वो कार्य की प्रगति कर सकती है। ले वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार, देखिए ये जो है स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन जिसको आप बोलते हैं, सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत ये बात आती है, ठीक है ना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन मतलब जब असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका एम क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। योग्यता आधारित समूह, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अच्छी योग्यता वाले एक तरफ, बुरी योग्यता वाले मतलब कम योग्यता वाले। आई शुडेंट से बुरी योग्यता वाले, किसी के कोई बुरी योग्यता वाला नहीं होता है, बस थोड़ा सा उसको सीखने की जो क्षमताएं हैं उसमें हमको इम्प्रूव करना होगा तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आइडेंटिफाइंग, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल सही बात है कि उनको, भाई देखिए जब हम असेसमेंट करते हैं तो देखिए असेसमेंट क्यों करते हैं, ताकि पता चले कि कितना सीखा, क्या किया, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, किन चीज़ों में वो लगातार गलती कर रहा है, जिसके हिसाब से आप उसको रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। उसके लिए अलग से लेसन प्लान या टीचिंग प्लान अलग से बना के उसको अलग से पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 29 का है, थर्ड वुड बी राइट आंसर, ठीक है ना। आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 3 वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत
विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, केवल आनुवंशिकता पर देखिए, जिसमें केवल आ जाए वो आंसर ही गलत है। ठीक है, केवल पहला दूसरा हटा दीजिए, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक। देखिए बिल्कुल बात है, ये जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो होता है ना, डेवलपमेंट जो होता है वो पर्यावरण और हेरिडिटी दोनों पे, तो इसका जो है 30 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट होगा। आपने अगर इन्वायरमेंट और हेरिडिटी पढ़ी है तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो पूरी तरह से सिर्फ किसी एक पे नहीं होता, वो आनुवंशिकता मतलब कि हेरिडिटी, जो माँ बाप से गुण मिलते हैं बच्चों को वो, और जो अपने परिवेश से सीखता है वो, उन दोनों पे उसका विकास जो है निर्भर करता है। इस बात को याद रखिएगा कि दोनों का ये जो है बिल्कुल मतलब दोनों का प्रोडक्ट है जो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मिला जुला जो उसका प्रोडक्ट है। इस बात को याद रखिएगा। तो आज के लिए 30 क्वेश्चंस, इंशाल्लाह कल मैं फिर हाजिर हूँगा आपके लिए सीडीपी का पोर्शन लेके, और बहुत ही जल्द सीडीपी का जो थियोरेटिकल पोर्शन है आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जिनको इसकी आवश्यकता है उसको शेयर करें। आज मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।